उसी सिनेमा हॉल के अंदर। तो एक तरीके के नए प्रयास किए जा रहे थे। जो अब बहुत सारे अमेरिका के भी बहुत, अमेरिका और एडिनबर्ग में भी इस तरीके के बहुत काफी सहूलियतों के बाद सिनेमा हॉल खोले गए। हॉलीवुड में जब हॉलीवुड की पूरी हम बात कर रहे हैं तो हॉलीवुड में 7 हफ्तों तक सिनेमा हॉल बंद रहे थे स्पेनिश फ्लू के दौरान। और उसके बाद अभी अभी एक रिचर्ड ब्राडी नाम के एक लेखक हैं, हॉलीवुड के ही लेखक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बात कही कि कई छोटी कंपनी बिजनेस से बाहर हो गई थी और सिनेमा का एकीकरण हुआ, बड़ी कंपनी और बड़ी हो गई। मतलब ये बात वो उस दौर की बात कर रहे थे जिस दौर में स्पेनिश फ्लू आया था। और कह सकते हैं कि जब फ्लू आया, फ्लू के बाद की जो स्थिति हुई वो एक मेगा हॉलीवुड के तौर पर जन्म आता है उसका। पहले तो हॉलीवुड था ही, लेकिन जब ये फ्लू आया, फ्लू के दौरान जब सहूलियत बरती गई, फिर लोगों ने उसके फ्लू के बाद लोगों ने सिनेमा को देखना शुरू किया, तो एक नए तरीके के सिनेमा उद्योग का जन्म हुआ जिसको मेगा हॉलीवुड के नाम से जाना जाने लगा। और फिर 1930 तक आते आते दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए। और आपको पता होगा कि 1939 की एक बहुत ही मशहूर फिल्म गॉड विन द विंड दुनिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके बाद मैं ये एक आंकड़ा इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि जो आज की सिचुएशन है उससे हम रूबरू, हमको लग रहा है कि आज सिचुएशन खराब है, सिचुएशन पहले से खराब रही है। तो उसके बाद सिनेमा ने कैसे अपने आप को बदला है, कैसे स्थिति से उबार आया है, तो अब कैसे आएगा या नहीं आएगा उस पर मैं बात कर रहा हूँ। 1980 के दौर में वीडियो टेप आया था, आप सबको पता होगा, हमारे सभी सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं, 80 के दशक में सभी ने वीडियो टेप देखा होगा। उस टेप में सिनेमा उद्योग को तबाह कर दिया था। आपको पता होगा कि लोगों ने वीडियो टेप देखना शुरू किया, लोग अपने घरों में टीवी के जरिए देखने लगे, समझने लगे। सिनेमा हॉल जाना लगभग बंद कर चुके थे लोग। उसके बाद फिर ओटीटी, अब आज जब हम बात कर रहे हैं, जब वीडियो टेप आया, सीडी आई, सीडी के बाद फिर अब आप देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो क्या लगता है कि 2015 के बाद या 2017 के बाद या 19 के बाद या 20 के बाद जब ओटीटी, बहुत ही हॉलीवुड के स्टार हैं डस्टिन हॉफमैन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। लगभग 50 सालों से ये सिनेमा उद्योग में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, 2015 में ये बात कही थी कि ये समय टीवी के लिए बहुत अच्छा है, टेलीविजन की दुनिया के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन सिनेमा के लिए सबसे खराब दौर है। क्यों? क्योंकि इससे संभावनाएं खत्म हो रही हैं, लोग सिनेमा हॉल में जाना कम कर रहे हैं, लोग अपना 3 घंटे या 4 घंटे उसको सिनेमा हॉल में जाकर खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो ये दौर सबसे खराब है और 50 साल से मैं यहाँ पर हूँ तो मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो 2015 में ये बात जो है जस्टिस हॉफमैन ने कही थी। अब आप देखिए कि 2018 के बाद से सिनेमा जो है एक पूरी दुनिया का सिनेमा में बदलाव आया। ये कोरोना की बात नहीं हो रही है, कोविड के पहले भी सिनेमा हॉल्स में कमी जो है वो देखी गई थी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने सब आप की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए कि जो ब्रिटेन में 2018 में सिनेमा हॉल के जो टिकट के रेट थे वो 2020 तक आते आते बहुत कम हो गए, 70% तक कम हो गए उनके टिकट। जो 500-1000 रुपए के टिकट होते थे वो 100। बड़ी फिल्में जब लोग अपनी टाल रहे हैं, उसकी रिलीज की डेट टाल रहे हैं, या फिर जेम्स बॉन्ड की एक बड़ी अच्छी फिल्म है नो टाइम टू डाई, उसको सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उसकी लॉन्चिंग रोक दी। सूर्यवंशम एक बड़ी फिल्म जो भारत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिया गया। राधे एक लंबे समय तक रुकी, लेकिन फिर उनको लगा कि ईद है, लोग बोर हो चुके हैं, लोग सिनेमा हॉल का इंतजार कर रहे हैं, नई फिल्मों की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो राधे जी 5 में आ गई और लोगों ने उसे देखा, एंजॉय किया। लोग इसको देख रहे हैं, लगातार उसकी बढ़ रही है, भले ही कितने भी उसके क्रिटिक्स आ जाए, लेकिन वो फिल्म अपने कमाई का दौर भले ना पूरा कर पाए, वो कमाई का आंकड़ा भले ना पूरा कर पाए, लेकिन इस दौर में जो और फिल्में कमा रही हैं, जिस दौर की वो सबसे सक्सेसफुल मानी जा सकती है। और वैसे भी सलमान खान की फिल्मों में कोई न सिर होता है न पैर होता है, लेकिन उसके दर्शक भी वैसे ही हैं, बिना सिर
पैर के, लोग देख रहे हैं, उसको एंजॉय करेंगे। तो मेरा सीधे से कहने का मतलब ये है कि हमें निराश नहीं होना है। ये जो फिल्म उद्योग है, ये आने वाले समय में, मैं ये पूरी बात इसलिए रख रहा था कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सिनेमा उद्योग खत्म हो जाएगा, सिनेमा में करियर नहीं बचेगा, दुनिया भर के अलग अलग उद्योगों के जैसे ही सिनेमा उद्योग भी बंद सा हो जाएगा। तो निराश नहीं होना है। नेचकुल मानते हैं कि सिनेमा अपने रास्ते, नेचकुल एक हॉलीवुड के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, वो कह रहे हैं कि सिनेमा अपने जो रास्ते हैं, अपना बदलाव के जो रास्ते हैं, अपने खड़े होने के जो रास्ते हैं, अपने उभरने के जो रास्ते हैं, खुद तलाश कर लेगा, और इसने ऐसा पहले भी किया है। अब आप देखिए कि लोग छोटी सी स्क्रीन पर, जब आप आज फिल्में देख रहे हैं, टीवी की स्क्रीन लगभग 32-42 इंच की स्क्रीन होती है। नॉर्मल घरों में एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके बीच रखूं तो लगभग 50% लोगों के घरों में 32 इंच की ही टीवी आपको मिलेगी। एक अगर बहुत बड़ी टीवी होगी तो 43 इंच की टीवी नॉर्मल घरों में। लेकिन वो 70 mm का पर्दा कहाँ से आएगा? वो इम्पॉसिबल है अभी घरों में लगना। तो इसके लिए जब ये दौर खुलेगा, ये दौर जब कभी भी न्यू नॉर्मल होगा, तो लोग सिनेमा हॉल में जब फिल्में देखने जाएंगे तो उन्हें एक नए तरीके की अनुभूति होगी, एक नया दर्शक तो करेंगे, एक नई अनुभूति होगी, फिर वो सिनेमा उद्योग उसी लय के साथ आगे बढ़ेगा। ये एक ऐसी बात जो बावजूद क्या है, नया सिनेमा बन रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो क्या इससे स्टार सिस्टम रुकेगा? स्टार के बच्चे क्या, जैसे कि आप देखिए कि कपूर खानदान हो गया, या महेश भट्ट का परिवार हो गया, या बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कपूर जो बच्चन हो गए, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ज़माने में क्या अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे? क्या उसी तरीके से वो कर पाएंगे? क्योंकि लोगों ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स स्टार नहीं बना सकता किसी को। अब आप देखिए कि आपने कितनी फिल्में देखी होंगी इसमें 1 साल के दौरान, और आपकी नज़रों में क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो स्टार की नज़र में रखा जाए कि आप उसको स्टार मानने लगे हो 1 साल के बीच में? मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब नई वैरायटी आ रही है, नया अनुभव आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, और अपनी प्रतिभा को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि एक जीतू नाम का एक कैरेक्टर है, जो बहुत सारी फिल्मों में, वेब सीरीज में आपने देखा होगा। मैंने इसको अभी ऑपरेशन एमबीबीएस में देखा, उसके बाद फिर एक अभी फिल्म, वो लगातार भले ही वो कैरेक्टर कितनी बार, भले ही वो एक्टर लगातार उस फिल्मों में काम कर रहा है, वेब सीरीज में काम कर रहा है, लेकिन उसके हर कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन वो नजर में, किसी एक दर्शक की नजर में, वो अपनी पहचान बनाने में अभी भी बड़ा उसको टाइम लगेगा। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर किसी को स्टार बनाने से किसी हद तक रोक रहा है। वो नए विचारों को, नए लोगों को, हाँ, कोटा फैक्ट्री में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे नए अनुभव जो हम सबके लिए बहुत अच्छा है, हम जैसे युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, हम जैसे नई पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में करियर बना सकते हैं। क्या नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे अवसर हैं। आप देखिए, अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, कुछ कोटा फैक्ट्री आप उठा के देख लीजिए, ऑपरेशन एमबीबीएस उठा के देखिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके सारे कैरेक्टर नए हैं, लगभग नए हैं, लगभग 80% नए लोग हैं। और ऐसे लोग जिन्हें हम कभी थिएटर में कभी देख रहे थे, कभी हम किसी फिल्म में छोटे से रोल पे देख रहे थे, हम किसी को किसी बैक स्टेज के प्रोग्राम में देख रहे थे, उन्हें उन्हें एक मंच मिल गया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जिससे वो अपनी प्रतिभा को, कहते हैं ना कि आपने कहा कि हमें एक मौका मिलना चाहिए, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने वो मौका हमें दे दिया। मैं ये बात कर रहा था एक्टिंग के पर्सपेक्टिव में। अब मैं बात कर रहा हूँ फिल्म लेखन के पर्सपेक्टिव में। फिल्म लेखन हमेशा से एक ऐसे दौर में रहा है जिसमें संकट के बादल हमेशा रहते हैं। अभी आपने देखा होगा टीवीएफ द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी, एक वेब सीरीज बनाई गई है एस्पिरेंट। नीलोत्पल मृणाल ने उसके खिलाफ एक बिगुल बिछा रखा है कि वो कहानी जो है मेरी किताब डार्क हाउस को लेकर के है, वो फिल्म जो है वो मेरी डार्क हाउस को लेकर के बनाई गई है। अब उसको देखिए, लेखक लेखक कैसे अपनी फिल्म को, अपने कंटेंट को लेकर के जागरूक हो रहा है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। अपनी कोई स्टोरी सुनाई, हम जाते थे किसी सिनेमा हॉल में, जाते थे किसी प्रोड्यूसर को या किसी डायरेक्टर को अपनी स्टोरी सुनाते थे, वो स्टोरी उन्होंने सुनी और कहा नहीं यार मजा नहीं आया,
अगली बार आना, मैं देखूंगा इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर वो फिल्म चोरी होती है, अगर उसका आइडिया चोरी होता है, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर जरूर आएगा। और जैसे कि आप देखिए कि टीवीएफ द्वारा जो बनाई गई एंस्प्रेंट है, वो किस तरीके से उस पूरी वेब सीरीज की थू हो रही है पूरे देश भर में। लोग उसके खिलाफ लिखना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने पढ़ रखा है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो आपका लिखा हुआ, आपकी बात, कही हुई बात, आपका आइडिया अब जाया नहीं जाएगा। मैंने बीच में, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल पहले तक मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। उसके लिए मैं स्टोरीज करता था। तो मैंने एक स्टोरी की कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और इस तरीके के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर फिल्म लिखने वाले लोगों का क्या सिनेरियो है, वो कहाँ है वो लोग, और उनका नाम कहाँ है। आपने देखा, आप आज देखिएगा, आज आप फिर से जाइएगा जब किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एमएक्स प्लेयर हो, जी5 हो, या फिर कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आप पसंद करते हो, उस पर देखिएगा कि किसी वेब सीरीज का राइटर कौन है, जरा देख के बताइएगा। कभी देखिएगा और फिर इस पर चर्चा करेंगे किसने लिखी है। तो मैंने इस पर स्टोरी की, और अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों की लगभग 10-10 सीरीज देखी, और उस पर देखा कि किसी में भी, किसी एपिसोड में भी उसका नाम नहीं का है, डायरेक्टर का है नाम, है उस पर क्रिएटर का नाम, है उस पर एक्टर का, लेकिन राइटर का नाम नहीं था। तो मैंने स्टोरी लिखी, और मुझे खुशी भी होती कई बार कि इसको लगभग 2-3 लाख लोगों ने उसको पढ़ा, उस पेपर को, जो मैंने लिखा था, उस आर्टिकल को पढ़ा। और अब मैं देख रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स में और अमेजन प्राइम में आज 1-2 फिल्मों में कहीं ना कहीं उसका राइटर का नाम, एपिसोड राइटर का नाम आ रहा है। अभी मैं एमएक्स प्लेयर पर कल एक सीरीज देख रहा था, जिस पर लिख कर आ रहा था कि एपिसोड राइटर। तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है राइटर्स के लिए, फिल्म राइटर्स के लिए, कि जो लोग फिल्म लेखन में करियर बनाना चाहते हैं, उनकी भी लेखनी, उनको कई बार ऐसा होता है कि उनको पैसे मिल जाते हैं राइटर्स को, उससे नाम लोग खा जाते हैं। तो अब पैसे के साथ साथ नाम भी आपको मिलने लगा है, बदलाव आने शुरू हो गए हैं। अब आप देखिए कि दुनिया भर की जो 90 इंडिया की और 2950 के करीब मल्टीप्लेक्स हैं, वो आज बंद हैं। और उस सिनेमा उद्योग में 90% लोग जो काम करते हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। तो 90% लोगों की जीवनी पर संकट तो है ही, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। इसके लिए ये दौर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उस दौर को संभाला है, और कई सारे भले ही उस हद तक नहीं हो पाया है, लेकिन लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। जो प्रतिभा है जिनके अंदर, लोग पर्सनली आकर के काम कर रहे हैं, लोग अपनी खुद की मूवीज बना रहे हैं, खुद लोग अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ठप नहीं हुआ है मामला, पूरे तरीके से निराशा नहीं आई है। अब आप देखिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्या ये दौर सिर्फ यहीं तक रहेगा, इस दौर तक रहेगा, लॉकडाउन तक रहेगा, या जब कभी न्यू नॉर्मल होगा पूरी सिचुएशन, क्या उसके बाद खत्म सा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये केपीएमजी मीडिया इंटरटेनमेंट कंपनी है, एक ये रिसर्च करती है। 2018 में इसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि 2023 तक 138 बिलियन तक भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 138 बिलियन, तो 138 बिलियन अपने आप में एक बड़ा वो है, आंकड़ा है। इसके बाद 2020 तक जिन्होंने कहा कि 500 मिलियन का अर्थ है कि भारत जो है दुनिया का दूसरा देश हो जाएगा जो सबसे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूजर जिसके पास रहेंगे। बात रेवेन्यू की करें तो रेवेन्यू जो 2020-24 की एक रिपोर्ट है, द पीडब्ल्यूसी ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउट करके एक रिपोर्ट पे कहा कि 708 मिलियन जो डॉलर 2019 में रेवेन्यू थी, वो 2024 तक 2.7 बिलियन हो जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। जब कमाई होगी तब रोजगार जनरेट होंगे, और जब जनरेट होंगे तो जाहिर है कि हम जैसे युवाओं को, आप जैसे नए लोगों को, आप जैसे अनुभवी लोगों को वहां मौके
पर्सपेक्टिव, एक और देखने का एक नजरिया और थोड़ा डिफरेंट इस तरीके में भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आने के जरिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सिनेमा उद्योग में कई एक जो एक तरीके का थोड़ा सा सोचता हूँ, आप अपनी बात यहाँ पर रखूंगा। एक जमाना था जब सीडी कैसेट आया करती थी और एक फिल्म रिलीज होती है, कोई भी फिल्म बड़े प्रोडक्शन हाउस की कोई फिल्म रिलीज होती है और उसको मल्टीप्लेक्स में ही उसकी एंट्री होती है। सबसे पहले तो आप समझिए कि किसी फिल्म को देखने का राइट फर्स्ट डे फर्स्ट शो या सेकेंड डे, मतलब स्टार्टिंग के एक हफ्ते तक किसी फिल्म को देखने का अधिकार, अधिकार कहें या फिर कहें कि सहूलियत होना चाहिए, में बैठे लोगों तक नहीं होना चाहिए। मुंबई का कोई डायरेक्टर या मुंबई का कोई प्रोडक्शन हाउस कोई फिल्म बनाता है बड़े स्टार को लेकर के, तो क्या उस फिल्म को देखने का अधिकार सिर्फ मेट्रो सिटीज के पीवीआर मालिकों के जरिए ही है? पीवीआर में सिंगल में क्या वहीं होने चाहिए? गांव में बैठा हुआ व्यक्ति क्या उस फिल्म को देखने के लिए नहीं जा सकता? उसको देखने का मंच नहीं मिलना चाहिए? ऐसे समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक मौका दिया है कि आप भी, आप गांव के लोग भी, आप कस्बों के लोग भी, आप पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर कहें कि जब उसकी प्रीमियम हो रहा है तब आप उसको देख सकते हैं। तो ये मौका इस एंगल से भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो भारत में उदय हो रहा है, भारत में जो इसकी बढ़ती एक दशा दिशा है, उस पर भी एक अच्छा संकेत है कि आप नए जमाने के तहत, नए दौर के तहत एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। रोजगार भी है, रोजगार की मैं जैसे लगातार बात कर रहा हूँ कि इसमें रोजगार लगातार सृजित हो रहे हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप देख रहे हैं, मोर डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं तो आप सिनेमा में दर्शक के जरिए भी आप सोचिए कि दर्शक की नजर से भी सोच के गाँव गया तूने राधे देखी, आज आप राधे के पास, आपके पास पैसे हैं तो आप 250 रुपए में आप लगाइए अपनी टेलीविजन स्क्रीन को, आप रिचार्ज करिए और देखिए। अब आपको जो है बिहार के किसी गांव में बैठे हुए या महाराष्ट्र के कोल्हापुर में के किसी गांव में बैठे हुए तो नागपुर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल आइए 250 रुपए खर्च करिए और देखिए, ले सकता है वो और वो देखेगा। तो ये एक अच्छा संकेत मुझे नजर आता है। इसके अलावा फिल्मों की करियर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिल्म समीक्षा में कैसे करियर बनाया जाए। अब आप देखिए कि न्यूज़पेपर के लगभग न्यूज़पेपर्स हैं उनका किसी न किसी फिल्म समीक्षक के साथ टाई अप जरूर होता है और उस टाई अप के तहत वो लगभग फिल्में पहले क्या होता था कि समीक्षाएं सिर्फ शुक्रवार को ही लिखी जाती थी, क्योंकि फ्राइडे को फिल्म की रिलीज होती थी और फ्राइडे को लोग देखते थे, थर्सडे को देखते थे, फ्राइडे को रिलीज होती थी फिल्म और उसकी समीक्षा छप जाती थी, तो एक हफ्ते का वेट करना पड़ता था। आज आप देखिए कि डेली किसी न किसी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में रिलीज हो रही हैं और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिल्म रिलीज कोई भी फिल्म जो आई है किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तो मैं उसको देखूं और उस पर उसकी समीक्षा करूं और उस समीक्षा को मैं जब मैं कर रहा हूँ तो मैं जब किसी न्यूज़पेपर के लिए भेजता हूँ, किसी न्यूज़ पोर्टल के लिए भेजता हूँ या किसी अखबार के किसी पन्ने के लिए भेजता हूँ तो वो बहुत आसानी से लग जाती है। क्यों? क्योंकि स्पेस बचा हुआ है, अखबारों का स्पेस खाली है अभी, तो आपको वहां मौके मिल सकते हैं। अब आपको मान लीजिए नहीं भी स्पेस मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपना खुद का ब्लॉग है, आप अपने ब्लॉग पर लिखिए, आप अपने फेसबुक पर लिखिए, लोग उसको धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे और यहाँ पर भी एक रोजगार के कह सकते हैं कि एक रोजगार आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली तो। मैं खुद जब मैं छात्र जीवन में रहा हूँ तो मैं कई सारी फिल्मों की जो समीक्षाएं हैं ऐसे ही लिखा करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे मजा आता था कि भाई मैं इस फिल्म को देखकर आया हूँ तो इस फिल्म पर अपनी टिप्पणी लिख दूंगा। और लिखते एक ऐसा दिन भी आ गया कि जब मैं जनसत्ता के लिए भी लिखने लगा और हिंदुस्तान के लिए भी लिखने लगा, देशबंधु के लिए लिखने लगा और इंडिया टुडे का एक बड़ा अच्छा न्यूज पोर्टल है, ओपिनियन पोर्टल है आई चौक, उसके लिए मैंने लिखा। तो ये शुरुआत मैंने जब मैं अपने छात्र जीवन से कर रहा था तो मुझे हो सकता है ये मैं सकता हूँ कि मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब आप लिख रहे होंगे
तो आप शुरुआती लेखन में भले ही आपको लगेगा कि मैं फ्री में लिख रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में जब आपकी लेखनी धार पकड़ लेगी तो मुझे लगता है कि आप अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। फिल्म लेखन की बात हो रही है, फिल्म लेखन कैसे करें, फिल्म लेखन में करियर कैसे बनाएं। आपके पास बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा आइडिया है, रोकिए मत, लिखिए। लिख करके आपको लगता है कि चोरी ना हो तो आप फिल्म राइटर एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाइए, आप अपने वहां पर आप फिल्म राइटर के मेंबरशिप बन जाइए, और उसकी मेंबरशिप बहुत सस्ती है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं उसके। तो उस पर आप अपने जो भी आपने लिखा है वो आप उसको रजिस्टर कराइए, लेकिन किसी को दीजिए मत, किसी को आप आइडिया शेयर मत कीजिए। आप पहले उसको लीगल टर्म्स में आइए, क्योंकि इतना लिखा जा चुका है इंटरनेट पर, इतना ज्यादा लिखा जा रहा है लगातार कि आइडिया चोरी होने का डर रहता है। और आप तो जानते हैं कि एक आइडिया से फिल्म बनती है, वन लाइनर जिसको हम कहते हैं। तो वन लाइनर आप वन लाइनर को कॉपी होने से बचाने के लिए उसकी उसकी उसको होगा, आप उसको रजिस्टर कराइए, आप उसको लिखिए पहले, और उसके बाद फिर आप उसको रजिस्टर करा लीजिए। फिल्म गीत संगीत में करियर कैसे बनाएं। आपको फिल्म नहीं लिखनी है, मजा नहीं आ रहा, फिल्म लेखन में आपकी रुचि नहीं है, तो आप फिल्म के गीत और संगीत पर ध्यान दीजिए। आपको संगीत लिखना बहुत, संगीत आपको पसंद आता है, आप फिल्म संगीत की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप अपना संगीत खुद म्यूजिक बनाइए। और बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे लीगल टर्म्स इसमें भी हैं। जी, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर आप अपनी म्यूजिक को आप जो है लीगल टर्म्स में लाकर रख सकते हैं, और उसको लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है, लोग आजकल जो है, मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ये मंदसौर जो एरिया है, ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर रेडियो में संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन वो संभावनाएं रेडियो में तभी हैं जब आप म्यूजिक का ज्ञान आपको हो, आपको वॉइस ओवर का ज्ञान हो, आपको लेखनी का ज्ञान हो। तो बहुत सारे अब रेडियो की दुनिया, क्योंकि फिल्म लेखन जब सिर्फ फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके साथ जब आप फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म उद्योग की बात कर रहे हैं, तो फिल्म के साथ में मीडिया जुड़ा हुआ है। बनाने की बात करेंगे तो आप मोबाइल क्रिएट, आपको किस फील्ड में जाना है। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, खुले हैं ऑप्शंस ढेर सारे। सिर्फ और सिर्फ राइट, सिर्फ कर सकते हैं कि स्क्रीन पर आने के लिए लालायित ना रहें कि सिर्फ स्क्रीन पर आएंगे तभी मैं सिनेमा में काम कर पाऊंगा। नहीं, आपके पास इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लेखन में जाइए, आप संगीत में जाइए, आप गीत में जाइए, आप समीक्षा में जाइए। और सबसे बड़ी बात, आज अगर आप बहुत अच्छा कंप्यूटर सेवी हैं, आप बहुत अच्छा आईटी का यूज कर लेते हैं, बहुत अच्छे आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, फिल्म एडिटिंग में चले जाइए, फिल्म एडिटिंग में करियर है आपके पास में। उसके अलावा और अच्छी बात कि अगर आपको लगता है तो आप डिजिटल मीडिया का यूज ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि सारी फिल्मों की जो आज के समय में जो फिल्में आ रही हैं, वो फिल्में कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के जरिए प्रभावित हो रही हैं। वीएफएक्स का बहुत अच्छे आकाश ने जो बात कही, वीएफएक्स के जरिए भी बहुत सारा उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। वीएफएक्स में आप देखिए एनिमेशन का किस तरीके से, आपने देखा होगा अभी कि 2 या 3 मिनट की एक एनिमेशन फिल्म दुनिया भर के मोबाइल्स में आपके साथ शेयर हो रही है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। तो वीएफएक्स आप सीख सकते हैं, उस पर आप करियर बना सकते हैं। मैं जो बात कर रहा था कि इन सारी चीजों में बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपना टारगेट क्लियर कर लेना है कि हमें फिल्म लेखन में जाना है, हमें एक्टिंग में जाना है, हमें किस तरफ जाना है। वो जब आप किस तरफ एक एरिया आप डिसाइड कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि जब आप काम करने लगेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा वही कर सकते हैं जो जिनके अंदर लगन होगी, जिनके अंदर एक अनुभूति होगी कि मुझे ये करके रहना है, वही इस काम को कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिल्म उद्योग का जो मैंने आंकड़ा दिया आपके पास, जो फिल्म उद्योग जिस तरीके से प्रभावित है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, निराश नहीं होना है। ऐसे में जब आने वाला जो समय होगा, चुनौतियों भरा तो है लेकिन पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होगा। संभावनाएं बनी रहेंगी और बनी हुई हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आप सबके बीच हैं। प्रतीक पचौरी नाम का छोटे से गांव का लड़का, आपने उसको कई सारी फिल्मों में देखा होगा। प्रतीक, आप गूगल करिएगा भी उसको, आप फेसबुक पर सर्च करिएगा।
हमारे जो बहुत अच्छे गौरव नाम का एक लड़का, गौरव जहांगीर, हमारे बीच से ही निकला है। उसको देखिए कई सारे हमारे बीच से, जब हम बैचलर किया करते थे, मास्टर्स कर रहे थे, तब वो हमारे बीच से निकला। वो आज अच्छा काम कर रहा है। अब बहुत सारे ऐसे जो अपना खुद का विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहाँ के जो विभाग है, फिल्म का विभाग है, थिएटर का जो विभाग है, वहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स निकले हैं, प्रभावित तो हुए हैं इस दौर से। लेकिन संकट कुछ हद तक, पूरी तरीके से संकट नहीं है कि आप पूरे तरीके से वो जॉबलेस हो गए हैं। काम रुका हुआ है, लेकिन संभावनाएं आगे बनी रहेंगी। तो कोई सवाल अगर आप लोगों के मन में किसी तरीके का है तो आप मुझसे कर सकते हैं उस दिशा में। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी बात रख दी है। सवाल अगर आप सबके हों तो आप रख सकते हैं मेरे सामने। थैंक यू सो मच। हिंदे सर, सर मुझको एक सवाल करना था। मनीष जी, सर मेरा सवाल ये था कि हाँ बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये था कि सर, जैसे आर्टिस्ट को काम करने में आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, वैसे काम नहीं है आर्टिस्ट के पास, ठीक है। अब उसको काम मिलता भी है, वेब सीरीज में से काम मिलता है। अभी जैसे तांडव हो गया, और एक मूवी और थी, ये आश्रम मूवी, उस पर भी विवाद हो गया। तो इस तरह से सर विवाद लोग करते रहेंगे तो आर्टिस्ट लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से काम करेंगे? हाँ, विवादों का थोड़ा सा मामला रहता है, क्योंकि विवाद इसलिए भी, कई बार तो ऐसे विवाद, क्योंकि ये तो सिनेमा के साथ भी ऐसा है। जैसे तांडव की आप बात कर रहे हैं, जिस जिस सीरीज के बारे में, आपने पद्मावती देखी होगी, इस तरीके की बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें विवाद होते रहे। विवाद से निपटने का एक ही लॉजिक हो सकता है, एक ही समाधान इसका तब हो सकता है जब हम सिनेमा को ढंग से समझने लगेंगे। क्योंकि अभी सिनेमा अध्ययन इस देश में उस नजरिए से नहीं देखा जाता है। अब आपको पता होगा कि मेरी खुद की पीएचडी है इस पर, सेंसरशिप पर। जो लोग फिल्में पास करते हैं, जो सर्टिफाई करते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं फिल्म को, आपको बहुत आश्चर्य होगा। सर के मेंबर भी हैं, उनको सेंसर बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है, एडवाइजर का मेंबर बनाया जाता है। तो वो लोग जब करते हैं और उस पर विवाद शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आपने तांडव की बात की, तो तांडव ने भी तो रोका है, जिसने भी विवाद शुरू किया है वो कोई ना कोई सोशल ग्रुप है जो समाज में चल रहा है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक इकलौता व्यक्ति कभी नहीं करता कि भाई ये फिल्म गंदी है, फिल्म में ये कैरेक्टर गंदा है। तो कहीं ना कहीं जाति का मामला होगा, कभी न कहीं धर्म का मामला होगा, किसी का मामला होगा। तो ऐसे लोग सिनेमा को, सिनेमा की क्रेडिबिलिटी या सिनेमा का एक पूरा इन्वायरमेंट समझने नहीं याद हो रहे हो, तो आप सिनेमा, आपको नहीं मिल रहा, आप मत देखिए ना, आप स्किप कर जाइए। आपको क्रेडिट दे दिए कि आप किसी फिल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप मत देखिए। आपसे किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि आप अपने आप तो बहुत अच्छा वो आ गया कि आप स्किप कर दीजिए ना, आप बंद कर दीजिए, आप नेटफ्लिक्स पर मत कराइए रिचार्ज। आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स पर बहुत गंदा है वो आ रहा है, तो ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो आपका है कि एक्टर्स को काम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से परेशानी आती है। तो हाँ, जाहिर तौर पर परेशानी मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दो फिल्मों की शुरुआत अगर गंदी हो गई है तो वो दौर नहीं आएगा जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको बन पाएंगे। 10 12 13 साल का नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरियर है, जब वो सफल नहीं हो पाए थे। तो उससे बड़ा दौर तो नहीं हुआ होगा कि 10 12 साल इंतजार उन्होंने किया और आज सफलता की उस मुकाम पर हैं। जी जी सर, शुक्रिया। हाँ, एक सवाल आया हुआ है। हाँ, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 3D इफेक्ट वाली फिल्में नहीं आ सकती क्या? इस तरह की फिल्म पर प्रभाव आ सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है। 3D और 4D इफेक्ट वाली फिल्में भले ही ना आ पा रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं, मैंने फिर कहा कि सिचुएशन सही होगी
आपने बीच में देखा होगा बहुत ये इस तरीके की जो मेट्रो सिटीज है यहाँ पर कुछ दिनों के लिए सिनेमा हॉल खोले गए थे और खुल रहा है धीरे धीरे। तो आप देखिए पूरे देश में लॉकडाउन नहीं है इस समय, कहीं ना कहीं छूट के साथ है। तो आने वाले दिनों में बनेगी ऐसी फिल्में, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये दौर खत्म नहीं होगा, 3D 4D वाली फिल्में बनेंगी। ये एक सवाल आया है, हिंदी फिल्म कुछ नया नहीं दे पा रहा है तो क्या अच्छे कथाकारों की कमी कही जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे कथाकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग लिखना नहीं चाह रहे हैं। और न लिखने के पीछे का रीजन ये है कि लोग अच्छा लिखने के बाद वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो एक डायरेक्शन की कमी है, इसीलिए देश में फिल्म अध्ययन के डिपार्टमेंट खोले गए हैं कि कैसे फिल्मों में कैरियर बनाया जाए, उसकी टेक्निक, उसके टूल्स, उसकी टेक्नोलॉजी पर बात की जाती है, उसके रास्ते बताए जाते हैं। तो जाहिर है कि आप उन अध्ययन केंद्रों पर अपने आप को शामिल करें। अगर आप खुद पहले से ही डिग्रीधारी हैं तो कम से कम एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स कर लें जिससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि फिल्म अध्ययन का एक मोटो ही यही है, एक मोटिव ही यही है कि उस पर उसका डायरेक्शन दिया जा सके, उसको किसी को बताया जा सके कि आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये फिल्म आपको बन सकती है। आपने बहुत अच्छा नाम सुना होगा डॉक्टर सागर का, उन्होंने पीएचडी की हुई है फिल्म गीतों पर, और आज वो देश के एक बड़े गीतकारों में शुमार हैं। तो कह सकते हैं कि रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन जो है वो जो मीडिया इंस्टीट्यूट दे रहे हैं या फिल्म के इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, तो आप उन पर आप शामिल हो सकते हैं, उनके जरिए भी आप इस तरीके की राह पकड़ सकते हैं। जी, और कोई सवाल? काफी अच्छा आपने बताया है सब। और बस एक ही है कि मुझे लगता है कि आज का जो समय है यही थोड़ा सा हमारे फेवर में नहीं है। आमतौर पर ये बोला जाता है कि मतलब कल तक हम लोग टॉकीज में जाके देखते थे, अभी आप घर पे टीवी पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो। माध्यम जरूर बदला है, लेकिन मूलतः जैसे कि कोई सीरियल बनाना है, फिल्म बनाना है, तो आर्टिस्ट तो लगेंगे ना, कोई रोबो तो ले जाके वहां उनसे तो एक्टिंग करवाएंगे नहीं। तो अच्छे अवसर है, अवसर नहीं है ऐसा नहीं है, शूटिंग करना ही पड़ेगा, उनको आर्टिस्ट चाहिए ही चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए ही पूरा चाहिए। बस माध्यम बदला हुआ, जो दिखाने स्क्रीनिंग का माध्यम बदला है, बाकी फिल्म बनाने में वही सारी चीजें लगेंगी, वही टेक्निक्स लगेगी, वही टूल्स लगेंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए रोजगार के अवसर बहुत है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, समय थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, और इसके वजह से थोड़ा क्या बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे लगता है कि आपने जो बताया बिल्कुल उसके आधार पर, और एक बात से तो मैं 100% सहमत हूँ कि आप मनोरंजन के लिए, मजाक के लिए आप ये फील्ड नहीं चुन रहे हैं, आप अपना करियर बना लेके चुन रहे। तो जब करियर बनाना है तो उतनी गंभीरता तो आप में चाहिए। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, तो तय करना ही पड़ेगा। तो बहुत एवेन्यूज है, बहुत ऑप्शंस है, और आपने बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे एवेन्यूज बताए भी है। तो निश्चित रूप से आपका व्याख्यान जो है ये एक अच्छा अवसर और नए जो काम करने वाले लोग, गाइडेंस उनके लिए साबित हुआ है। और किसी को पूछना है तो पूछिए, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो चलिए, जी, गणेश सर वाइंड अप कर सकते हैं आप अभी। दिख नहीं रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। आज आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित आज की इस विशेष व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारे जो प्रमुख अतिथि डॉक्टर मनीष कुमार जैसल, जिनका जो विषय था फिल्म उद्योग, रोजगार, भविष्य और चुनौतियां,
इस विषय के लिए, आज के इस व्याख्यान माला के लिए जो प्रमुख विशेष अतिथि थी हमारी, जो शिवमती दिशा जी धोत्रे, जो प्रदेश अध्यक्ष जिजाऊ ब्रिगेड छत्तीसगढ़ है, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ जिले में अच्छा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिजाऊ ब्रिगेड का अच्छा नेटवर्क भी बनाया है। और उन्होंने आज इस अवसर पर उपस्थित रहकर उन्होंने इस व्याख्यान माला में विशेष अतिथि के रूप में जो सहभाग दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उसके पश्चात प्रदीप पाटिल जी, जो मराठा सेवा संघ के जो पदाधिकारी है, वो भी आज विशेष रूप पे इस व्याख्यान माला में उपस्थित थे। और आज के इस व्याख्यान माला के हमारे जो व्याख्याता जो थे डॉक्टर मनीष कुमार जैसल, सबसे बड़ी खुशी मुझे तो इससे हुई कि, और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, तो एक इंजीनियरिंग यानी छात्र आज इस हमारे जो, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि इंजीनियर्स आर नेवर कम इन दिस फील्ड, पर्टिकुलरली ये जो फिल्म और ये जो होता है हमारा जो रूखा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसलिए ये खुशी की बात है। और मैं वैसे भी मीडिया में सर के साथ में रहता हूँ, थोड़ा स्टूडियो में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, तो ये बहुत मुझे खुशी हुई। और आपने BR अम्बेडकर कॉलेज से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। और सर आपने जो आज का जो विषय था फिल्म उद्योग, उसमें रोजगार की क्या अवसर है, भविष्य क्या है और चुनौतियां क्या है, इसके बारे में जो सविस्तर हमको जो मार्गदर्शन किया, उसमें जो 2050 तक क्या चुनौतियां है, 10 अरब जो ये हो जाएगी हमारी जो पॉपुलेशन, और 10 देशों में 4 देश पिछड़े भी रहेंगे। और सबसे बड़ी जो बात आपने कही कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो आपने एक महत्वपूर्ण बात इसमें बताई। 2019 में अमेरिका में हॉलीवुड और मेगा हॉलीवुड में जो क्या हुआ, उसके बारे में सविस्तर विवरण किया। आपने ये बताया कि टीवी के लिए अच्छे दिन है, लेकिन सर हमारे, एक चीज कह रहा हूं मैं, टीवी के लिए अच्छे दिन है लेकिन हमारे दूरदर्शन के लिए बुरे दिन है। लोग आजकल दूरदर्शन की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। और मैं एक दूरदर्शन में काम करता हूं और दूरदर्शन प्रसार भारती का एक कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरी ये आपसे एक गुजारिश होगी कि थोड़ा हमारा दूरदर्शन भी लोग देखे, इसके लिए आप भी इसके लिए कुछ करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और सर आपने जो कहा है कि निराश नहीं होना चाहिए, अब वो कैसा है सर, अभी जनरली क्या है, फिल्म उद्योग जो है, जनरली इन जनरल में क्या होता है कि हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो फिल्म के हीरो हीरोइन पे रहता है, उसका गीतकार है, संगीतकार कौन है, शायद हमको नाम भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही हमारे दूरदर्शन में भी हमारे जो न्यूज देखते हैं, तो न्यूज में जो न्यूज प्रेजेंटर रहती है, लेकिन हमारा टेक्निकल डायरेक्टर उसमें असिस्टेंट इंजीनियर रहता है, उसका नाम कोई देखते हैं, उसका चेहरा भी दिखता नहीं है। तो सर ये इसके वजह से क्या होता है कि जिसकी कोई इच्छा भी है, अगर आप BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप ये फील्ड में आ गए क्योंकि आपको इसमें रुचि है, और जब तक आदमी प्रेजेंट नहीं होता है कहा भी, तब तक उसको वो चीज का जो रियलिटी जो है वो भी महसूस नहीं होता है। इसलिए एक क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये बड़े लोगों का एक क्षेत्र है, हीरो हीरोइन ने जो पैसा जिसमें चाहिए वही उन्होंने जाना चाहिए। लेकिन सर आजकल जो आप इसमें आए हैं और हमारे पावड़े सर जी ने ये मराठा सेवा संघ के माध्यम से ये दालन जो हमारे लिए खुला किया है, ये तो मैं कहता हूँ कि हमारे सभी सेवा संघ के हमारे जो ये है मुख्य प्रवर्तक जो हमारे खेड़ेकर जी है, उनकी इच्छा उन्होंने पूरी की, और पूरे बहुजन समाज जो आज दुर्लक्षित है, हम सब दलित पीड़ित जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, और आदिवासी क्षेत्र में भी इस चीज का, इस मीडिया का, फिल्म मीडिया में जाने के लिए हमारे, मैं भी वैसे वर्धा से हूँ, वर्धा में मेरा एक दोस्त है, उसने एक गोंडी भाषा में एक फिल्म तैयार की है सर, बैसल सर, वो गोंडी भाषा में फिल्म तैयार की, लेकिन वो फिल्म कहाँ दिखाने का वो उसको प्रॉब्लम आ रहा है।
ये एक देखो फैक्ट है ये। उसका नाम भी शायद पावड़े सर को मालूम होगा, मैं अभी थोड़ा भूल गया नाम उसका। वो फिल्म बोले वो उसकी प्रिंट लाता हूँ, सब करता हूँ मैं। बम्बई दूरदर्शन में पूछा तो देखो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रहता है, वो बोलते नहीं हमारे महाराष्ट्र में परिप्रेक्ष्य में नहीं आता है। फिर वो उनको दिल्ली में पूछा तो बोले नहीं ये गोंडी भाषा जो है ये छत्तीसगढ़ के इलाके में आती है। तो छत्तीसगढ़ में तो रायपुर में पूरा प्रोडक्शन दूरदर्शन का नहीं होता है, तो ये भोपाल से होगा। तो यानी बोलने का मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है सर ये भी हमको आते हैं। तो ये एक थोड़ी जरा आउट ऑफ वे बात मैंने बोली है। उसके बाद में आपने जो बताया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में लेखन के बारे में जो बताया आपने, जैसा ये नेटफ्लिक्स और इसमें भी जो प्राइम इसमें बताया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे आपसे जो उल्लेख किया है कि फिल्म को देखने का अधिकार ग्रामीण लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि सर देखो हमारे फिल्म अभी झाड़ी पट्टी का हमारा इलाका, विदर्भ का इलाका है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी फिल्म हम बना सकते हैं। और जैसा गोंडी भाषा में हमारे उसने जो बनाई है तो वो भी यानी उसमें भी कुछ गौर होना चाहिए वो। लेकिन उनको जो आप बोलते हैं ना कि इसमें चुनौतियां ज्यादा है और भविष्य थोड़ा कम लगता है, और चुनौतियां होने की वजह से ही कुछ कुछ में हो पाता है। ये इसमें वास्तविकता है। लेकिन इससे हमको आगे जाके अखबारों में आपने बोला है कि इसके लिए स्पेस खाली है। आप समीक्षा में जो है आपने बोला है कि जनसत्ता में आप जनबंधु देशबंधु में इंडिया टुडे में भी आप समीक्षा करते हैं। लेखन गीत संगीत रेडियो में भी आपने बोला है कि उसमें भी फिल्म एडिटिंग का इसमें बहुत कुछ अच्छा अवसर मिल सकता है। और पर्टिकुलरली रेडियो में हमारा जो प्रसार भारती सरकारी माध्यम है उसमें अच्छा पोटेंशियल है अभी फिलहाल करने के लिए। उसके बाद में जो डिजिटल मीडिया यही जो बताया है कि, और उसमें आपने जो बोला है कि ये टारगेट डिसाइड करना जरूरी है। आप सबने अच्छी बात जो आपने कही है कि टारगेट जरूरी है, और जब तक हम टारगेट नहीं करेंगे और मार्गदर्शन की भी मुझे लगता है कि इसमें आवश्यकता है। आप तो ये इस फील्ड में काम करते हैं तो आप इसमें और आगे चल के सविस्तर ये करेंगे। इसके बाद में मैं आपने आज इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो मार्गदर्शन किया उसके लिए मेरी बैटरी थोड़ी लो हो रही है, हाँ, इसलिए आपका मैं आभारी हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जो सब लोगों ने जो सहभाग लिया उसमें सूर्य प्रकाश पांडे, शुभम गणवीर, प्रदीप पाटिल, यशोदा अहेर, कृष्णा, सविता साकरे, नवाब मोमीन, हरी केकरे, जितेंद्र कुमार, अमोल गवई, डॉक्टर सोपान सोनवणे, अश्विन रोकड़े, संध्या मोहिते, भास्कर साठे, आयुषी चांदेकर, अजय केंडे, अजीत शिरोळे, अतुल टोंगे, भास्कर साठे, चेतन भावने, इन सभी ने आज इस व्याख्यानमाला में शामिल होकर इस व्याख्यानमाला की शोभा बढ़ाई। इसलिए मैं आपका सब शुक्रगुजार हूँ। और हमारे आज के व्याख्यानमाला के जो समन्वयक जो है डॉक्टर शिंदे जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं, उसका भी आभारी हूँ। और आज सभी लोगों ने इस पे जो व्याख्यानमाला का जो इन्होंने आस्वाद लिया उन सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जिजाऊ। अगले रविवार को आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आ रहा है कि भारत की या विश्व की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी जी का इंटरव्यू है, वही 5 बजे और इसी माध्यम पर। तो आप जरूर आइए। और उसके बाद में फिर अगले महीने में पहला व्याख्यान होगा भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी, रंग विश्लेषक, चिंतक अनिल रंजन भौमिक जी। तो हर वक्त एक अच्छा व्याख्याता, एक नया रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में होगा। तो आप सभी लोग फिर से अपनी अपनी जो उपस्थिति वो दर्ज करें। और संध्या मोहिते मैडम जी का मैं विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करूंगा कि वो पिछले कुछ एपिसोड से हमारे साथ में कंटिन्यू है और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है। तो सभी का धन्यवाद। और मनीष जी का तो खास तौर पर एक अच्छा अवसर हमारे लिए ये रहा है।
और सभी लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है। जी, बहुत धन्यवाद सर। सुमेध जी की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जो है वो मैं शांत कर देना चाहता हूँ। जिन्होंने कहा कि दूरदर्शन अपने जो रूप में बहुत डाउन हो गया है, हो रहा है, इसका एक वो ये है कि जब तक उच्च अधिकारी दूरदर्शन के या प्रसार भारती के या रेडियो की जो प्रसार भारती है या भी जो तरीके की जो सरकारी एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि लोकसभा टीवी या इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं, इसमें जब तक चयन जो ऊपर की प्रक्रिया होती है, जैसे कि डीजी हो गए, इस तरीके के लोग जब इस फील्ड के नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए कि किसी भी आईएएस को उठा करके रख देता है कि आप डीजी बन जाइए दूरदर्शन के, तो वो आईएएस क्या जानेगा कि दूरदर्शन में क्या दिखाया जाना चाहिए? हाँ नहीं, तो कैसे जज करेगा कि गोंडी भाषा की सिनेमा? सर ये आपने बहुत सही बात कही है। जैसे अपना सह्याद्री चैनल जो है बम्बई का, वहाँ के एडीजी जो है वो नीरज अग्रवाल जी है, जो उनको मराठी कुछ समझता नहीं है, नहीं आएगा उनको, और वो टेलीफोन डिपार्टमेंट से उनको एक्सटेंशन मिला है, 2 साल का मिला है, और नाउ ही विल बी डीजी एआईआर, डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है सर, अब क्या करते हैं, यही पॉलिसी यहाँ थी। जब तक ये सही नहीं होगा दूरदर्शन इस तरीके की डाउन हो जाएंगे। और जहां तक गोंडी भाषा की फिल्म की बात आप कह रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को रोकिए मत, उनसे कहिए कि वो जो अपनी फिल्म को लेकर के कलेक्टर के पास जाएं, ठीक है सर, मराठी इस तरीके के लोगों के पास जाएं, वो जरूर करेंगे, कुछ न कुछ मदद करेंगे। और धन्यवाद सतीश सर एक मौका देने के लिए। भाई मौका नहीं, आपका हक है, आप नए जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल, और आगे भी भविष्य में हम और किसी रूप में आपकी मदद चाहेंगे, तो मैं आपसे, चलिए सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू ऑल।